जरा एक गहरी सांस लीजिए। महसूस किया? ये जो हमने अभी किया, ये सिर्फ फेफड़ों में हवा भरना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही बड़ी, एक ज़बरदस्त एनर्जी बनाने वाली प्रक्रिया की शुरुआत है, जो हमारे शरीर के हर एक सेल के अंदर होती है। तो सवाल ये उठता है कि हम आखिर सांस लेते ही क्यों हैं? क्या बस फेफड़ों को हवा से भरने के लिए? हाँ, आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। पता लगाएंगे कि सांस लेने का असली गहरा मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफर। देखते हैं हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले श्वसन क्या है, फिर फेफड़ों तक ये हवा पहुंचती कैसे है, उसके बाद वो बड़ा गैस एक्सचेंज कैसे होता है, फिर ये देखेंगे कि सेल्स को पावर कैसे मिलती है, और हाँ, पानी और पौधों में सांस लेने का क्या सिस्टम है वो भी समझेंगे। आखिर में सब कुछ फटाफट से रिवाइज करेंगे। तो तैयार हो जाइए, हम एक छोटे से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पीछे पीछे चलेंगे, हवा से लेकर हमारे सेल्स के पावर हाउस तक। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये जो हम रेस्पिरेशन या श्वसन कहते हैं ना, ये असल में 2 हिस्सों वाला एक प्रोसेस है। पहला हिस्सा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी बाहरी श्वसन। सीधा सा मतलब है फेफड़ों में गैसों का आना जाना, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ये तो हुआ पहला स्टेप। लेकिन असली मिशन जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वो तो सेल्स के अंदर होता है। यहाँ पर वो ऑक्सीजन ग्लूकोज जैसे खाने को तोड़कर एनर्जी बनाती है। मतलब फेफड़ों तक तो बस सामान पहुंचा है, असली काम तो सेल के अंदर होता है। तो अब कहानी के हीरो से मिलते हैं, एक अकेला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। चलिए इसके साथ साथ चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर अपना सफर कैसे शुरू करता है। देखिए, इसका रास्ता कुछ ऐसा है। सबसे पहले हवा नाक के रास्ते यानी नॉस्ट्रिल से अंदर आती है, फिर नेज़ल पैसेज से गुजरती है जहां वो फिल्टर होती है। उसके बाद ट्रेकिया मतलब हमारी विंड पाइप में जाती है, वहां से ब्रोंकाई में, जो आगे छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में बट जाती हैं, और आखिर में ये हवा पहुंचती है एल्वियोलाई यानी छोटे छोटे एयर बैग्स तक। सोचिए, ये पूरा रास्ता एक पेड़ जैसा है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे फेफड़ों में फैलती जा रही हैं। और जानते हैं क्या, ये रास्ता सिर्फ एक खाली पाइप नहीं है, इसमें तो एक कमाल का डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है। जैसे नाक में जो महीन बाल और म्यूकस यानी बलगम होता है, वो धूल और गंदगी को वहीं रोक लेता है। और थोड़ा अंदर ट्रेकिया में सीलिया नाम के छोटे छोटे बाल होते हैं जो किसी भी फालतू कण को झाड़ू लगाकर बाहर कर देते हैं। और हाँ, ट्रेकिया को खुला रखने के लिए कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं ताकि हवा का रास्ता कभी बंद ना हो। कितना स्मार्ट सिस्टम है ना? तो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, एल्वियोलाई। ये वो जगह है जहां कह सकते हैं कि शरीर का सबसे जरूरी सौदा होता है, हवा और खून के बीच अदला बदली। और ये जो अदला बदली होती है ना, इसका स्केल जरा सोचिए। अगर हमारे फेफड़ों की सारी एल्वियोलाई को निकालकर फैला दिया जाए तो वो करीब 80 स्क्वायर मीटर की जगह घेर लेगी। जी हाँ, लगभग एक टेनिस कोर्ट के बराबर। इतनी बड़ी जगह इसीलिए है ताकि गैस का एक्सचेंज फटाफट हो सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ऑक्सीजन को सिर्फ डिफ्यूजन मतलब अपने आप धीरे धीरे फैलकर शरीर में जाना पड़े, तो पता है क्या होगा? फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक पहुंचने में उसे करीब करीब 3 साल लग जाएंगे। जी, 3 साल। तो जाहिर है शरीर सिर्फ इस पर निर्भर नहीं रह सकता। तो फिर बॉडी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करती है? इसका जवाब है हीमोग्लोबिन। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में एक खास प्रोटीन है। डिफ्यूजन अगर एक धीमी पगडंडी है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए एक सुपर हाईवे है। ये एक हाई स्पीड टैक्सी की तरह है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को पिकअप करता है और सेकंडों में शरीर के कोने कोने तक पहुंचा देता है, जहां भी उसकी जरूरत हो। एकदम फास्ट डिलीवरी। तो हीमोग्लोबिन की सवारी करके हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया। मान लीजिए एक मसल सेल के पास। अब टाइम है सेल के पावर प्लांट यानी माइटोकॉन्ड्रियन में काम शुरू करने का। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, और ये नाम बिल्कुल सही है। यहीं पर असली एक्शन होता है। ये वो जगह है जहां ग्लूकोज यानी हमारे खाने से मिला फ्यूल और ऑक्सीजन मिलकर बहुत सारी एनर्जी बनाते हैं, जिसे सेल अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। अब देखिए,
ग्लूकोज को तोड़ने का प्रोसेस शुरू तो हमेशा एक ही तरीके से होता है। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाले पायरुवेट में टूट जाता है। लेकिन इसके बाद कहानी बदल जाती है। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी एनर्जी में बदल जाता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हो, जैसे कि हमारी मसल्स में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के वक्त, तो लैक्टिक एसिड और थोड़ी सी एनर्जी बनती है। और यीस्ट जैसी चीज़ों में तो बिना ऑक्सीजन के ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वहाँ है या नहीं। अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाला प्रोसेस, और एनेरोबिक जो बिना ऑक्सीजन के होता है। फर्क साफ है। एरोबिक प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और बहुत ज्यादा एनर्जी, करीब 36 एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है। वहीं एनेरोबिक साइटोप्लाज्म में ही निपट जाता है और सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल ही बना पाता है। तो सोचिए, एनर्जी के मामले में कितना बड़ा अंतर है। ये जो हम बार बार एटीपी की बात कर रहे हैं, ये है क्या? समझिए, एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी है। जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वैसे ही सेल को कोई भी काम करने के लिए एटीपी चाहिए। ये एक चार्ज की हुई बैटरी की तरह है। हर एक एटीपी मॉलिक्यूल में 30.5 किलो जूल प्रति मोल की एनर्जी पैक्ड होती है। यही एनर्जी हमारे सोचने, चलने, हर काम में लगती है। ठीक है, तो हमने अपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का सफर इंसानी फेफड़ों के जरिए तो देख लिया, पर क्या सब जीव ऐसे ही सांस लेते हैं? चलिए देखते हैं कि पानी में रहने वाले जीव और पेड़ पौधे अपना ऑक्सीजन कैसे लेते हैं। जमीन पर रहने वाले हम जैसे जीवों के लिए तो हवा में भरपूर ऑक्सीजन है, करीब 21%। इसलिए हमारी सांस लेने की दर नॉर्मल होती है। लेकिन पानी में रहने वाले जीवों के लिए मामला बहुत अलग है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन बहुत कम होती है, इसलिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें लगातार और तेज़ी से पानी को अपने गिल्स से गुजारना पड़ता है ताकि वो ज़रूरी ऑक्सीजन निकाल सकें। ये एक बड़ी चुनौती है। तो अलग अलग जीवों ने इस प्रॉब्लम के अलग अलग सल्यूशन निकाले हैं। मछलियाँ अपने गिल्स यानी गलफड़ों से पानी में घुली ऑक्सीजन सोख लेती हैं। पौधे अपनी पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छेदों, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, से गैस एक्सचेंज करते हैं। और जो बहुत ही सरल जीव हैं, वो तो बस अपनी बॉडी की सतह से ही डिफ्यूजन के जरिए काम चला लेते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी कुछ जाना है इस कमाल के सफ़र की खास बातों को फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं। लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ये पूरा सिस्टम कितना नाजुक है। एक बहुत बड़ा खतरा है स्मोकिंग। स्मोकिंग सीधे उन सिलिया पर अटैक करती है जो हमारे फेफड़ों को साफ रखते हैं। जब ये डिफेंस सिस्टम खराब हो जाता है तो इन्फेक्शन और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये टेबल सब कुछ एक नज़र में समझने के लिए बहुत अच्छी है। देखिए, इंसान फेफड़ों से हवा में मौजूद ऑक्सीजन लेता है, जिसे हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। मछली गिल्स से पानी में घुली ऑक्सीजन लेती है और पौधा स्टोमेटा से हवा से ऑक्सीजन लेता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, तीनों में सेल के अंदर एनर्जी बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। तो मंजिल एक है, पर रास्ते अलग-अलग हैं। चलिए, अब कुछ सवालों से ये देखते हैं कि कितना कुछ समझ आया। पहला सवाल, जब हम बहुत ज़्यादा कसरत करते हैं तो मसल्स में क्रैम्प्स या ऐंठन क्यों होती है? सोचिए ज़रा। सही जवाब है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है और वही क्रैम्प्स का कारण बनता है। सवाल नंबर 2, मछलियों को जमीन पर रहने वाले जानवरों के मुकाबले ज्यादा तेजी से सांस क्यों लेनी पड़ती है? लंबा विराम, 5 सेकंड। इसका कारण है पानी में ऑक्सीजन की कम मात्रा। हवा के मुकाबले पानी में बहुत कम ऑक्सीजन घुली होती है, इसलिए उन्हें ज्यादा पानी अपने गिल्स से गुजारना पड़ता है। अगला सवाल, हीमोग्लोबिन का सबसे जरूरी काम क्या है? हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन का सुपरफास्ट ट्रांसपोर्टर है। ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से पकड़कर शरीर के हर सेल तक तेजी से पहुंचाता है। चौथा सवाल, सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी यानी एटीपी कहाँ बनती है? लंबा विराम, 5 सेकंड। ये बनती है सेल के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो भी
एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, जब ऑक्सीजन मौजूद होती है। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। हमारी विंड पाइप यानी ट्रैकिया में 2 प्रोटेक्टिव फीचर्स कौन-कौन से हैं? लंबा विराम 5 सेकंड। वो हैं कार्टिलेज के रिंग्स जो पाइप को खुला रखते हैं और सिलिया जो धूल मिट्टी को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो अगली बार जब एक गहरी सांस अंदर जाए तो बस एक पल के लिए उस अद्भुत सफर के बारे में सोचिएगा। एक छोटे से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का सफर जो हमारे अरबों खरबों सेल्स को जिंदा रखता है, उन्हें शक्ति देता है। हमारी हर सोच, हर हरकत, हमारी जिंदगी का हर पल उसी एक सांस से चलता है।